ओ बूढ़ी अम्मा, दिखाई नहीं देता क्या? सारे टमाटर गिरा दिए। अरे बेटी, उम्र के साथ नजर कमजोर हो गई है, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया, माफ करना। आपके माफ करने से मेरे ये टमाटर थोड़ी ठीक हो जाएंगे। सारे टमाटर मिट्टी में मिलकर खराब हो गए। पता नहीं, लोग बूढ़े होकर अंधे भी हो जाते हैं और सठिया भी जाते हैं। बताओ, आजकल की औरतों को बूढ़े लोगों से बात करने की तमीज भी नहीं है। जिस दिन खुद बूढ़ी होगी ना, उस दिन पता चलेगा। बूढ़ी औरत वहां से दुखी होकर चली जाती है। सुहासिनी को बड़े बूढ़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं थी। यहाँ तक कि वो अपनी खुद की सास के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती थी। उसे बूढ़े लोग कहीं दिख जाए तो उन्हें सुनाना शुरू कर देती थी। अरे सुहासिनी बहू, जरा सुई में धागा डाल दे। कितनी देर से तुझे बोल रही हूँ, तू तो बिल्कुल ही नहीं सुनती है। क्या माँ जी, आपसे एक सुई में धागा नहीं डाला जाता? इतनी आंखें आपकी कमजोर हो गई हैं। दिख रहा है ना मैं अपना काम कर रही हूँ। बहू, तुम जानती हो मेरी उम्र हो चली है। मेरी आंखों से अब इतना दिखाई नहीं देता। उम्र के साथ आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। तभी तो मुझे ये बुढ़ापा बहुत बुरा लगता है। आप सब बूढ़े लोग तो बिल्कुल बेकार होते हो। बुढ़ापा आते ही आपको कोई ना कोई परेशानी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हम कितने परेशान होते हैं, ये आप सब बूढ़े नहीं जानते हो। लाओ दो। सुहासिनी सुई में धागा डालने लगती है। क्या हुआ बहू, आज तो तुम भी धागा नहीं डाल पा रही हो? पता नहीं क्या हो रहा है, रुको डाल रही हूँ। मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, पता नहीं आंखों को क्या हो गया। ये लो, डाल दिया। दिमाग खराब करते रहते हैं। उस दिन पहली बार सुहासिनी से सुई में धागा पिरोने में देर हुई। अगले दिन सुहासिनी जब सोकर उठी तो उसने शीशे में देखा कि उसके आगे के बाल थोड़े सफेद हो गए हैं। ये देखकर सुहासिनी चिल्ला पड़ी। उसकी चीख सुनकर उसकी सास कमरे में आ गई। अरे तुमने तो डरा ही दिया। मैंने सोचा मेरे सोते में कोई भूचाल आ गया। तुम इतनी तेज क्यों चीखी? क्या हुआ बहू, तुम चीख क्यों रही हो? कोई छिपकली या कॉकरोच देख लिया क्या? मेरे बाल सफेद हो गए, मैं इसलिए चीख रही हूँ। बाल सफेद हो गए? पर कल रात तक तो तुम्हारा एक भी बाल सफेद नहीं था। बहू, एक रात में बाल कैसे सफेद हो सकते हैं? अरे माँ, ये तरह तरह के केमिकल बालों में लगाती रहती है। क्या पता क्या लगाया इसने, जिससे रात भर में बाल सफेद हो गए। सुबह सुबह नींद खराब कर दी। नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। पता नहीं मेरे इतने सुंदर काले बाल सफेद कैसे हो गए। सुहासिनी परेशान हो जाती है कि एक रात में उसके बाल सफेद कैसे हो गए, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये उसके बुढ़ापे की निशानी है। वो बूढ़ी हो रही है और ये सब कारनामा अनोखी नाम की एक भूतनी का था। अनोखी एक बूढ़ी भूतनी थी। वो सुहासिनी के घर के पास सड़क पर बने एक विशाल पेड़ पर रहती थी। अनोखी रोजाना सुहासिनी को बूढ़े लोगों के साथ गलत व्यवहार करते देख रही थी, इसलिए उसने ठान लिया था कि वो सुहासिनी को सबक सिखाकर ही रहेगी। अब आएगा मजा। बड़ा मजाक उड़ाती थी ना हम बूढ़ों का। अब खुद बूढ़ी होगी ना, तब इसे पता चलेगा कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इधर अनोखी भूतनी सुहासिनी को सबक सिखाने के लिए उसे बूढ़ा कर रही थी। उधर सुहासिनी अपने आप को एकदम से बूढ़ा होते देख परेशान हो रही थी। सुहासिनी के बाल बहुत सफेद हो गए, उसके दांत भी कुछ कमजोर हो गए और चेहरे पर झुर्रियां आ गई। सुहासिनी को देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई 70 साल की बूढ़ी है। अरे दादी माँ, कितनी देर लगाओगी? अरे कितनी देर से आलू छांट रही हो? अरे मुझे और भी घरों में सब्जी बेचनी है। मैं तुझे दादी दिखाई देती हूँ? पता भी है मेरी उम्र कितनी है? होगी 70 साल। अब बूढ़ी हो तो दादी माँ ही बोलूंगा ना। बूढ़ी होगी तेरी माँ। चल जा यहाँ से, नहीं लेनी मुझे सब्जी। अरे अजीब लोग हैं, बुढ़ापा आ गया पर स्वीकार नहीं करना कि बूढ़ी हो गई है। क्या हुआ सुहासिनी, तुमने सब्जी नहीं ली? मैं परेशान हो गई हूँ, सब मुझे बूढ़ी बोलते हैं। मैं क्या सच में बूढ़ी लग रही हूँ माँ जी? तभी अनोखी भूतनी की आवाज आती है। बूढ़ी अम्मा। ये किसकी आवाज थी? लगता है मेरे कान बजने लगे हैं। नहीं, मुझे बूढ़ा नहीं होना। मुझे ये क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चल तुझे किसी डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। देख, बुढ़ापा आता है तो कितनी परेशानी होती है। ला, थोड़ा काम मैं कर देती हूँ। माँ जी, सचमुच मुझे आज पता चल रहा है कि बुढ़ापा आने के बाद शरीर कितना कमजोर हो जाता है। भले ही मैं उम्र से पहले बूढ़ी हो गई, पर मुझे एहसास हो गया कि बूढ़े लोग कितने परेशान होते हैं। जब उम्र बढ़ने लगती है, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। माँ जी, मुझे तो लग रहा है मैंने हमेशा बूढ़े लोगों का मजाक उड़ाया है, इसीलिए मुझे उस बात की कोई सजा मिल रही है।
आप आराम करो, मैं काम कर लूंगी। सुहासिनी की आंखों में आंसू देखकर अनोखी भूतनी समझ जाती है कि सुहासिनी सही रास्ते पर आ गई है और वो सुहासिनी के सामने आती है। बहुत बढ़िया, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कितना मजाक उड़ाती थी तुम बूढ़े लोगों का, आज खुद पर पड़ी तो कैसा लग रहा है बहू? अरे अनोखी दीदी तुम तो। अरे कलावती, मैंने कहाँ जाना है, मैं इसी मोहल्ले में रहती हूँ। वो बड़ा वाला पेड़ है ना, वहीं पर मेरा घर है। तुम्हारी बहू को सही रास्ते पर लाने के लिए ही इसे मैंने बूढ़ा किया था। बहू, अनोखी दीदी के पैर छू लो, ये हमारे मोहल्ले की बड़ी बुजुर्ग है। कुछ साल पहले ही इनका स्वर्गवास हो गया था। अनोखी दीदी, तुम तब से ही यहाँ पेड़ पर रह रही हो? हाँ कलावती, मैं यहाँ के मोहल्ले में रहकर सब पर नजर रखती हूँ। सुहासिनी बहू बूढ़े लोगों का बड़ा मजाक उड़ाती थी, इसीलिए मैंने इसे बूढ़ा कर दिया था। अब लगता है ये सही रास्ते पर आ गई है। क्यों बहू, कुछ बात दिमाग में पड़ी या नहीं? मुझे माफ कर दो मौसी जी, अब मैं कभी भी बूढ़े लोगों का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। तुमने अपनी गलती की माफी मांगी है, ये लो, मैं तुम्हें फिर से ठीक कर रही हूँ। सुहासिनी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। ये देखकर अनोखी भूतनी उसे माफ कर देती है। सुहासिनी ठीक हो जाती है। अरे बहू, तू तो बिल्कुल ठीक हो गई। माँ जी, मुझे आपसे भी माफी मांगनी है। सॉरी, मैं आप पर भी हमेशा गुस्सा करती रहती हूँ। मैं आपकी परेशानी को नहीं समझती कि आपसे अब कुछ काम हो नहीं पाता है, इसलिए आप मुझे वो काम करने के लिए कह देते हो। अब मैं आपको कभी भी गुस्से में नहीं बोलूंगी। मेरी अच्छी बहू। अच्छा कलावती, अब मैं वापस पेड़ पर जा रही हूँ। चूल्हे पर दाल चढ़ा कर आई थी। आज दाल चावल खाने का मन हो रहा था, इसलिए वही बना रही थी। किसी भी चीज की परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना। अनोखी भूतनी वापस पेड़ पर चली जाती है। सुहासिनी चैन की सांस लेती है कि अब वो फिर से ठीक हो गई, पर उसने खुद से वादा किया कि अब वो कभी भी किसी बूढ़े व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाएगी। अब सुहासिनी अपनी सास के साथ भी प्यार से बात करने लगी। जब भी उसकी सास से कोई काम ना हो पाए तो वो झट से आ जाती थी और उस काम को कर देती थी। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर कलावती भी बहुत खुश थी। मत मारो अम्मा जी, मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैं इसे यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी अम्मा जी। अरे क्यों घबरा रही है? चुप करवाने ही तो भेजा है तेरी लड़की को। जरा सा दूध पिलाएंगे चुप हो जाएगी। कितनी देर से देख रोने की आवाज आ रही है। अब मेरे से लड़की का रोना नहीं देखा जा रहा था। अरे भीमा शेरा, क्या बात है? कितनी देर लगेगी बच्ची को चुप करवाने में? जल्दी चुप करवाओ। अम्मा जी छोड़ दो मेरी बच्ची को। आप ये गलत कर रही हो, मत करो ये पाप। मुझ दुखियारी माँ पर रहम करो, वरना। तेरी इतनी हिम्मत, अम्मा जी को उंगली दिखाती है? सुमन का पति किशोर सुमन को बुरी तरह पीटता है। चल छोड़ दे किशोर बेटा, रोने दे। ये बेटी के गम में बावली हो रही है, इसलिए कुछ भी बक रही है। तू जा, सो जा अंदर जाकर। कुछ ही देर में बच्ची का रोना बंद हो गया। सुमन की चीख मुंह में ही दब गई। सुमन, अम्मा जी की बड़ी बहू, जिसने आज सुबह ही एक लड़की को जन्म दिया था, पर अम्मा जी को पोती नहीं पोता चाहिए था, इसलिए उन्होंने सुमन की बेटी को मरवा दिया। सुमन शादी के बाद 3 बार माँ बन चुकी थी, पर तीनों बार लड़की होने के कारण उसकी गोद सूनी कर दी गई। अगर सुमन अम्मा जी के खिलाफ जाती तो उसे इस घर से निकाल बाहर फेंक दिया जाता। वो अपने गरीब माँ बाप का चेहरा देखकर अपने आंसू पी लेती, जो अम्मा जी के कर्जदार थे और बरसों से अम्मा जी का कर्जा निपटा रहे थे। देख रामदीन, तेरी बेटी ने फिर से एक बेटी को जन्मा। अब तेरा कर्जा और बढ़ गया। मैंने तेरे ऊपर तरस खाकर अपने बड़े बेटे किशोर से तेरी बेटी सुमन की शादी करवा दी। उसे महलों की रानी बना दिया और वो इस घर को एक वारिस ना दे पा रही। ऐसी बहू किस काम की? कहे तो निकाल बाहर फेंके इसे यहाँ से। बहुत जुबान तेज हो गई है इसकी। अब आप चिंता मत करो अम्मा जी, मैं इसे समझा दूंगा। ये आपके सामने बिल्कुल नहीं बोलेगी, बिल्कुल चुप रहेगी। अरे तुझे यहाँ सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं, फिर तो क्यों शोर करती है? अपने माँ बाप पर तो तरस खा। अगर अम्मा जी ने तुझे यहाँ से निकाल दिया तो हम गरीब माँ बाप तुझे कहाँ रखेंगे? कितनी बार समझाया है, अम्मा जी के सामने मुंह मत खोला कर। जैसे तेरा जीवन कट रहा है उसे काट ले। आज के बाद तेरी एक शिकायत न सुनो, वरना तेरी माँ और मैं दोनों जहर खाकर मर जाएंगे। सुमन की आंखों से आंसू सूख गए थे। वो तो अपनी बेटी के गम में बिल्कुल शांत हो गई थी।
वो हर समय उदास रहती थी, न किसी से बात करना, न हंसना, न मुस्कुराना, बिल्कुल चुपचाप खामोश हो गई थी। अम्मा जी का छोटा बेटा दीपक शहर में पढ़ता था और पढ़ाई करके 3 साल बाद गांव वापस लौट रहा था। हेलो, कैसा है दीपक बेटा, और कब वापस आ रहा है? अम्मा जी, मैं इसी सोमवार आपके पास पहुंच जाऊंगा, पर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आप वादा करो, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगी? अरे, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तेरे से भला मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ? बता बता, क्या बात है? दीपक जिस कॉलेज में पढ़ता था, वहीं पूजा नाम की एक लड़की से उसे प्यार हो गया। वो इस बारे में अम्मा जी से बात करता है और गांव पहुंचकर दीपक और पूजा की शादी हो जाती है। जीती रह बहू, अब जल्दी से इस घर को एक पोता दे दे। सुमन तो ये आस पूरी ना कर पा रही है, पर मुझे उम्मीद है कि तू ये आस जरूर पूरी कर देगी। ये सुमन भाभी इतनी उदास क्यों है? इनसे इस उदासी का कारण पूछना पड़ेगा। सुमन भाभी, क्या बात है? आप मेरे इस घर में आने से खुश नहीं हो? नहीं नहीं पूजा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे और देवर जी के लिए खाना लगाती हूँ। कुछ महीने बीते, पूजा गर्भवती थी। अम्मा जी उसका भरपूर ख्याल रखती थी और सुमन पर हर समय नजर रखती थी, ताकि वो पूजा को कोई सच्चाई उगल न दे। पर एक रात अचानक पूजा की नींद खुल गई। अरे, दीपक कहाँ है? इतनी रात में उठकर कहाँ चले गए? बाहर देखती हूँ। अम्मा जी, क्या करूं, फिर से लुगाई ने इस लड़की को जन्म दे दिया। वो सो रही थी, इसलिए उठाकर इसे आपके पास ले आया। अब आप इसका कुछ करो। तभी एक औरत चिल्लाती हुई आ जाती है। तुम मेरी बच्ची को यहाँ क्यों ले आए? ये मेरी बेटी को मार देंगी। ए लड़को, इसके हाथ पकड़ लो, इसकी लड़की का इंतजाम करना है, लड़की के लिए दूध लाया जाए। अम्मा जी, आप अभी भी इसी तरीके से गांव की लड़कियों को मारती हो, पर कुछ भी हो, देखकर बड़ा मजा आता है। ये सब दरिंदगी देखकर पूजा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। पूजा घबरा जाती है। कौन कौन? सुमन भाभी, आप यहाँ? पूजा, ये सब तुमसे नहीं देखा जाएगा, मेरे साथ कमरे में चलो, नहीं तो किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। चलो यहाँ से। पर भाभी, वो बच्ची रो रही है, हमें उसे बचाना होगा, ये लोग उसे मार देंगे। सुमन पूजा को किसी तरह वहाँ से कमरे में ले जाती है और सारी सच्चाई बताती है। पूजा, अगर तुम्हारे बेटे की जगह बेटी पैदा हुई तो ये लोग उसे मार देंगे, इसलिए तुम किसी भी तरह यहाँ से भाग जाओ। पर भाभी, ये तो अन्याय है ना, और अन्याय सहना और भी गलत। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी, आप चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। पूजा एक साहसी लड़की थी, इसलिए वो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती थी। वो फोन पर अपने पापा को सारी बात बताती है और वो दिन आ ही जाता है जब पूजा की डिलीवरी हो रही थी। बेटा ही होगा, तू चिंता मत कर दीपक बेटा, तू बेटे का ही बाप बनेगा। हमारी पूजा बेटी को जन्म ना देगी। अम्मा जी, पूजा बहू को बेटी हुई है। ओहो, सत्यानाश, दूसरी बहू ने भी बेटी को जन्म दे दिया। आज रात इसका भी काम तमाम करना पड़ेगा। चिंता मत करो माँ, मैं उस बच्ची को अपने हाथों से दूध पिला लूंगा, अपने हाथों से मारूंगा। दाई घबराई हुई वहाँ से चली जाती है। पूजा होश में थी, वो सब बातें सुन लेती है। वो जानती थी कि उसकी बच्ची की जान को खतरा है, पर वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी। वो घबराई हुई तो थी, पर हिम्मत नहीं हार रही थी। रात के समय अम्मा जी पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। गुंडों ने पूजा के हाथ पकड़े हुए थे। दीपक, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे। मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया, तुमसे शादी की। अरे, तो मैंने तुम्हें प्यार किया तो तुम्हें इस घर में क्या कमी है? सारे ऐशो आराम तो तुम्हें मिल रहे हैं ना, बस बेटी पैदा करना इस घर में गुनाह है। बेटा पैदा कर दो और खुशी से रहो। अम्मा जी, दूध लाने में कितनी देर हो गई? जल्दी से जहर मिले दूध का कटोरा मुझे दो। कब से रो रो कर इस बच्ची ने मेरी नाक में दम कर दिया है। वो देख ले आए, इतना उतावला मत हो। अपने भाई को देख, वो भी तो शांत खड़ा है, 3 बच्चियां मार चुका है अब तक अपनी। चल, ये ले दूध पिलाकर इस बच्ची को दुनिया से मुक्ति दे दे। इन सालिमों के होते हुए कोई बिटिया पैदा नहीं होना चाहेगी। ना ना इस देश लाडो, कभी ना ना। चुप हो जा पूजा, हमारी बेटियों को इस दुनिया में आने का कोई हक नहीं है। खुद एक औरत होकर एक औरत का खून करने वाली हो तुम अम्मा जी, तुम्हें औरत कहलाने का कोई हक नहीं। अम्मा जी के सामने बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत? अभी तेरी बेटी के साथ साथ तेरा भी मुंह बंद करता हूँ। दीपक जैसे ही पूजा पर हाथ उठाने लगता है, अचानक पूजा के पिताजी पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। खबरदार, जो किसी ने हिलने की हिम्मत की, मैं गिरफ्तार कर लो सबको। अम्मा जी, तुम्हारा अत्याचार इस गांव की औरतों पर बहुत हो लिया। अब जितने भी दिन बच्चे हैं ना, जेल की सलाखों के पीछे काटना। तुम मुझे जानते नहीं हो, इस गांव पर मेरा राज चलता है। मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस जालिम औरत को।
इसने बहुत सी बच्चियों का खून बहाया है, इसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। पूजा के हौसले को देखकर सुमन के साथ साथ और भी गांव की औरतें आवाज उठा लेती हैं। अम्मा जी और उनके दोनों बेटों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। उन तीनों को उम्र कैद की सजा होती है और इस काम में उनका जिसने साथ दिया था सबको सजा हो जाती है। पूजा, तुमने हम गांव की औरतों को सिर ऊंचा करके चलना सिखा दिया। हम भी अब अत्याचार नहीं सहेंगे। हम तुम्हें अपना नया मुखिया चुनते हैं। आज से इस गांव की किसी भी बेटी पर कोई अत्याचार नहीं होगा। वो पढ़ेगी, लिखेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपने गांव और देश का नाम रोशन करेगी। बस मेरा यही सपना है। पूजा की हिम्मत से सपना साकार हुआ और उस गांव में बदलाव आ गया। उस गांव की बेटियां अपने घर में सुरक्षित थीं। पूजा और सुमन दोनों ने मिलकर पूजा की बेटी केशवी की परवरिश की और उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ी डॉक्टर बनाया। Thanks for watching.